आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जिसे हम CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। ये क्लास 12th के में एडिशनल इस बार CBSE ने ऐड किया है इसे। CIS का गठन 1991 में हुआ। ये सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आया। ये सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रों के बीच स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। CIS बना 15 नए देशों का उदय हुआ। CIS में पूर्व सोवियत संघ के 15 में से केवल 12 सदस्य शामिल हुए, जिसमें आर्मेनिया, अज़रबैजान, मोल्दोवा, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान। वर्तमान में केवल 9 सदस्य CIS में शामिल हैं। 2003 की गुलाब क्रांति जो जॉर्जिया में हुई और यूक्रेन में ऑर्जेन क्रांति 2004 ने स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुलों के बीच लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की है। ताजिकिस्तान व किर्गिस्तान 2005 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। इन दो देशों में इस क्षेत्र में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया चल रही है। उदाहरण के लिए नागरिकों को अधिकार, चुनाव प्रक्रिया होना, संविधान निर्माण आदि लोकतंत्र को सशक्त करने में कुछ उपाय अपनाए जा रहे हैं। यह एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, श्रम, वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। CSI यूरेशिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका क्षेत्रफल 20 करोड़ 36 लाख 8,159 है तथा उसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में। औपचारिक भाषा इसकी रशियन है। CIS के सदस्य देश रूस की संयुक्त संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है। यूक्रेन ने 2018 में रूस के साथ डोनाबास और क्रीमिया पर चल रहे विवादों के कारण CIS को छोड़ दिया, और जॉर्जिया ने 2000 में नाटो का सदस्य होने के कारण CIS को छोड़ दिया। इसका CIS के उद्देश्य क्या रहे हैं, किन उद्देश्यों से इनका गठन हुआ और ये करता क्या है। USSR के पूर्ववर्ती राज्यों के सरकारी कार्यों में सहायता पहुंचाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण के प्रयास करना, आर्थिक एकता स्थापित करना। यह ना तो पूर्ववर्ती USSR की तरह है और ना ही यह नाटो की तरह सैन्य संगठन है। राष्ट्रमंडल के चार्टर अधिनियम में कहा गया है कि सभी राज्य सार्वभौमिक संप्रभु होंगे। सदस्य राष्ट्रों में जनतांत्रिकरण को बढ़ावा देना। CIS आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य मामलों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। व्यापार, वित्तीय, कानून निर्माण और सुरक्षा के समन्वय से संबंधित शक्तियाँ रखता है। सीमा पर अपराध की रोकथाम पर सहयोग को बढ़ावा दिया है। CIS सदस्य देश में आपसी मतभेदों को हल करना, मानवतावादी, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में मेल जोल बढ़ाता है। CIS की संरचना कैसी है, इसकी बनावट क्या रही है, वो देखेंगे हम। राष्ट्राध्यक्ष परिषद, राष्ट्रों के राज्य प्रमुख शामिल होते हैं इसमें। हर 6 महीने में बैठक होती है। ये CIS की सर्वोच्च संस्था है। शासनाध्यक्ष परिषद, राष्ट्रों के शासन प्रमुख शामिल होते हैं। इसकी हर 3 महीने में बैठक होती है। इसमें मंत्रिवर्गीय मंत्रिपरिषद, अंतर संसदीय सभा, अंतर राज्य सभी इत्यादि शामिल होते हैं। सचिवालय एक स्थायी अंग है इसका। CIS की सफलताएं अभी तक इसने क्या सफलता की है, क्या पाई है सफलता अभी तक। यह एक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने में सफल हुआ है। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन समस्याएं और उपलब्धियां हैं इन्होंने प्राप्त की है। वर्ष 2000 में 5 राष्ट्रों यानी बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान में EAEC के गठन पर समझौता किया है। सितंबर 2003 में बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और यूक्रेन में CES यानी कॉमन इकोनॉमिक स्पेस का गठन किया है। CIS के उत्पन्न 3 संगठन हैं, जिसमें सामूहिक सुरक्षा संबंधी संगठन, ये सैन्य व आर्थिक संगठन हैं। यूरेशियन आर्थिक संघ, ये भी एक सैन्य और आर्थिक संगठन है।
संघ राज्य ये उद्देश्य रूप से बेलारूस के एक सुपर नेशनल यूनियन तक पहुंचा है, जिसमें एक आम सभा सरकार, ध्वज और मुद्रा आदि शामिल हैं। इस टॉपिक में इतना ही है। अगला एडिशनल टॉपिक जो ऐड हुआ है, सीबीएसई ने इस बार ऐड किया है, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग की शुरुआत दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में हुई थी। ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया इन दो देशों के बीच आता है। इसके बाद ये 5 और देशों में शुरू हुआ, जिसमें सीरिया, लीबिया, मिस्र, यमन, बहरीन शामिल है। इन देशों में शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह, हिंसा और नागरिक युद्ध में शामिल हुए थे। अरब स्प्रिंग का नारा अरब जागरण, अरब अपराइजिंग, डेमोक्रेसी अपराइजिंग, इसमें मूल विरोधी सरकार के खिलाफ था। ये जितने भी ये नारे चले हैं, इसमें मूल विरोधी अत्याचारी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन हुए थे। शेष शूर यूरिक अकद ए निष्काम, इसका मतलब जनता शासन के नीचे लाना चाहती है, यानी जो सरकार है जनता उसको नीचे लाना चाहती है। एक क्रूरता भरी सरकार को नीचे ला रही है जनता, उनसे परेशान होकर। इसका उद्देश्य क्या रहा है? हर कोई राजनीतिक स्वतंत्रता और शासन में सुधार करना चाहता था। लोकतंत्र की एक लहर मदित हुई और लोग वहाँ जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते थे। तानाशाही से लोकतंत्र में बदलाव की मांग कर रहे थे। ठीक है, और ये चौथा है पॉइंट, वे शिक्षा के विकास और रोजगार में बेहतर अवसर चाहते थे। ये इसका उद्देश्य है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अब अरब स्प्रिंग के क्या कारण रहे हैं, वो क्यों आया है, अरब स्प्रिंग क्यों लाया गया? इसमें से सरकार की तानाशाही, जिसमें तानाशाही हम देखेंगे। विश्वसनीय सरकार के समय में उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अरब स्प्रिंग में से पहले कई सरकारें और तानाशाह दिवालिया हो गए थे। 1980 के बाद से सरकार में मिस्र के नेता हुस्नी मुबारक थे। अधिकांश आबादी इन तानाशाहों से परेशान थी। वो चाहती थी कि लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, सरकार जो तानाशाह सरकार है उसको हटा दिया जाए। बढ़ती आबादी, संयुक्त राष्ट्रों के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या दशक 70 से 2010 तक दोगुनी हो गई, जिसकी वजह से विकास दर में कम हो गया था। जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही थी। रोजगार की समस्या, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार भी तो कम होंगे। अरब दुनिया में राजनीतिक परिवर्तन के लिए पहले से संघर्ष चल रहा था, लेकिन इस बार बेरोजगारी के कारण युवाओं में आतंक था। वो सरकार को चाहते थे, सरकार अपना फ़ायदा सोचती थी और जनता के बारे में नहीं, तो ये जनता जो थी वो सोचती कि हमें नौकरी तो मिले कम से कम। भ्रष्टाचार की समस्या, अरब दुनिया भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है, जिसकी वजह से लोगों का सब्र खत्म होता चला गया। सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही थी, लोगों की नहीं। जनता जैसे जी रही है, जीने दो। अब अरब स्प्रिंग के क्या परिणाम निकले? अरब स्प्रिंग जब यह आंदोलन हुआ तो उसके क्या परिणाम निकले? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली के उनके पद से हटा दिया गया, उनकी सरकार को निर्वासित कर दिया गया। जो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली के थे उनको पद से हटा दिया गया और उनकी सरकार को हटा दिया कि भाई ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं ढंग से। लीबिया में गृह युद्ध के दौरान गद्दाफी पर हमला हुआ, उसकी सरकार ने मुकदमा दायर किया। आईएसआई का उदय, इराक में उग्र और उसके बाद गृह युद्ध चला। मिस्र का संकट, तख्तापलट और उसके बाद की अशांति और उग्रवाद आया।
अब ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस में, अरब स्प्रिंग अन्याय के खिलाफ लोगों की क्रांति थी। ये उदाहरण देके बताइए। बिल्कुल सही बात है कि ये जनता जब लोगों से सरकार से परेशान हो गई तो वो उसको हटाकर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। उनकी चाहते थे कि जीवन अच्छे से सरकार आए और अच्छे जीवन व्यतीत किया जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा था, अरब स्प्रिंग अन्याय के खिलाफ लोगों की क्रांति लोगों की क्रांति थी, उदाहरण में बताइए। तो अरब स्प्रिंग लोकतंत्र समर्थक विरोधों की एक श्रृंखला थी जो 2010-2001 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में फैला गई थी। आंदोलन बड़े पैमाने पर सत्तावादी शासन, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी के खिलाफ लोगों की शिकायतों से प्रेरित थे। पहला उदाहरण दे सकते हैं आप ट्यूनीशिया, जो दिसंबर 2000 में ट्यूनीशिया में मोहम्मद बाऊजीजी नाम के एक ट्रस्टेड वेंडर के आत्मदाह से अरब वसंत स्प्रिंग छिड़ गया था। बुआजीजी ने स्थानीय अधिकारियों से मिले उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के विरोध में खुद को आग लगा ली थी। यानी सरकार थी जो, उसके उत्पीड़न और अत्याचार से उसने खुद को आग लगा दी। इसके विरोध के कार्य ने देश भर में व्यापक प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसमें लोगों ने राष्ट्रपति जीन अल अबिदीन बेन अली के भ्रष्ट और दमनकारी शासन के समाप्त करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन ने अंततः बेन अली और जनवरी 2001 में देश में भागने के लिए मजबूर कर दिया और लोकतंत्र में परिवर्तन की निगरानी के लिए एक संक्रमणकालीन सरकार की स्थापना की। ये पहला उदाहरण हो गया आपका। और दूसरा उदाहरण है मिस्र का, ले सकते हैं हम। मिस्र में ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शन से अरब स्प्रिंग छिड़ गया, जिसमें मिस्र के कई लोग को राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के 30 साल के शासन को समाप्त करने की मांग के लिए सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। विरोध बड़े पैमाने पर युवकों लोगों द्वारा संचालित थे, जिनका देश में आर्थिक अवसरों और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी से मोहभंग हो गया था। 18 दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा और 11 फरवरी 2001 को मुबारक ने सत्ता से इस्तीफा दे दिया। ट्यूनीशिया और मिस्र दोनों में अरब स्प्रिंग अन्याय के खिलाफ लोगों की क्रांति थी, जिसमें से आम नागरिक एक साथ भ्रष्ट दमनकारी शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इन आंदोलन को बड़े पैमाने पर युवा लोगों द्वारा संचालित किया गया था, जो देश में आर्थिक अवसरों और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी से निराश थे। ये आपके 2 एडिशनल टॉपिक थे जो ऐड हुए हैं इस बार CBSE के उसमें सिलेबस में, जो आपको ये पढ़ाया गया है। अब हम इसमें अगला अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ का गठन पहले देखेंगे हम, जिसमें अमेरिका ने यूरोपीय की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी, जिसमें मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका यूरोपीय संघ का गठन कैसे हुआ? 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। 1957 में 6 देशों यानी फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्सबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय का गठन किया। जून 1989 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। 7 फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या इसमें 27 हैं। अब यूरोप संघ के सदस्य देश जो पुराने सदस्य हैं, अक्सर वर्ल्ड के नक्शे में पूछ लेता है यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, नक्शा हम बाद में देखेंगे। पुराने सदस्य हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, ये इनके सन भी नीचे लिखे गए हैं कि ये कब यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लक्सबर्ग,
माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन, ब्रिटेन 1973 में शामिल हुआ। और नए सदस्य एस्तोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया, माल्टा। अब एक नोट्स है जिसमें बताया गया है जो जनता के निर्णय अलग हो गया, जो यूरोपीय संघ से अलग देश में, ये नोट भी है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया है, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रेक्जिट यानी कि बाहर होने का निर्णय लिया है। जनवरी 2020 में ये यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ये ब्रिटेन पहला राष्ट्र है जो यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। अब आगे हम इसका देखेंगे। अब यूरोपीय संघ के गठन के क्या उद्देश्य रहे हैं, क्यों ये बनाया गया संगठन? यह एक समान विदेश व सुरक्षा नीति है, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करता है, एक समान मुद्रा का चलन के लिए रास्ता तैयार करना, वीज़ा मुक्त व्यापार तथा आवागमन के लिए किया गया है इसका, आर्थिक एकीकरण बढ़ावा देना, आर्थिक गतिविधियां व समन्वित की विकास, संतुलित आर्थिक विस्तार, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना एवं तथा आर्थिक मुद्रा स्थापित की व्यवस्था करना, ये इसके उद्देश्य रहे हैं। अब इसे यूरोपीय संघ की संस्थाएं, कितनी संस्थाएं हैं इसमें? यूरोपीय संसद है, जिसमें संसद के सदस्यों में 15 सदस्य देशों की जनता प्रत्यक्ष चुनाव में निर्वाचित करती है। प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था 1989 में आरंभ की गई। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसमें इस समय यूरोपीय संघ में 626 सदस्य हैं। यूरोपीय परिषद दूसरी संस्था इसकी 1974 में ये बनी। इसमें 15 सदस्य देशों के राज्याध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष तथा यूरोपीय आयोग के प्रधान शामिल हैं। इनकी सहायता सभी 15 देशों के विदेश मंत्री तथा आयोग का एक सदस्य करता है। मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में। इसकी राजधानी क्या है? ब्रसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। प्रत्येक सदस्य देश का प्रधान बारी बारी से 6 माह के लिए परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष परिषद की 2 बैठक होती है, यानी कि जो प्रत्येक सदस्य इसमें शामिल हैं उसमें प्रधान जो बारी बारी 6 महीने के लिए परिषद हो। यूरोपीय आयोग है इसका तीसरा संस्था। इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा स्पेन में 2-2 सदस्य और शेष सभी 10 सदस्य देशों में से 1-1 सदस्य शामिल होते हैं। यानी इस 20 में से इसमें से इन देशों में से 2-2 सदस्य होंगे और बाकी में से 1। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संघ के 2 न्यायालय, न्याय का न्यायालय तथा प्रथम उपाय का न्यायालय, 15 न्यायाधीश और 8 महाअधिवक्ता होते हैं। कार्यालय लक्सबर्ग में। नियुक्ति 10 सदस्य राज्यों में आपसी सहमति से की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेखा परीक्षकों का न्यायालय 15 सदस्य होते हैं। नियुक्ति संसद की पूर्वानुमति से परिषद के द्वारा की जाती है। अब यूरोपीय संघ की विशेषता क्या रही है, इसमें हम देखेंगे यूरोपीय संघ की विशेषता क्या रही। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। यूरोपीय संघ का एक विशाल राष्ट्र, इसकी क्या विशेषता रही है वो बता रहे हैं। एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना यानी गान यानी गीत, स्थापना दिवस, अपनी एक मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में है। वहाँ के लोगों के पूर्वता, समग्रता और एकता मेल मिलाप का प्रतीक है। ये यूरोपीय संघ का झंडा है।
तो ये आप देख लीजिए, इसमें पूछते हैं कितने सितारे हैं, ये किसका समग्रता रूप है, परंपरा के सब अधिकतर ये चित्र दे देगा और कई सवाल पूछेंगे जिसमें सोने के चित्र, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ये सोने के रंग के सितारे हैं जिसमें इसमें 12 सितारे हैं, या टोटल जितने भी हैं ये गिन लें आप तब भी 12 ही हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से, यानी जो 12 की संख्या जो परंपरा है, जो उनकी पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। यूरोप संघ को ताकतवर, शक्तिशाली बनाने वाले कारण, यानी क्या ऐसे कारण हैं जो यूरोप संघ को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। एक शक्तिशाली संगठन कैसे बना यूरोप आदि क्वेश्चनों के जवाब है। इसका अपना एक झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है जो इसे पावरफुल संगठन बनाने में मदद करती है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक है इसकी, और इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है 17 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जो अमेरिका के ही लगभग है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है, यानी यूरो आजकल ट्रेंडिंग में ज़्यादा चल रहा है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है, यानी वर्ल्ड ट्रेड में इसकी वर्ल्ड ट्रेड में इकोनॉमी इसकी 3 गुना ज़्यादा है हिस्सेदारी इसकी। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। यूरोप संघ के 2 सदस्य यानी ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन तो अभी ये इधर निकल गया 2016 के बाद, हाँ 2016 में जन संग्रह करके निकल गया। अब एक जो फ्रांस है उसके पास सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं तथा कई और देश सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। अमेरिका सहित सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए इराक के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिका नीतियों को हाल ही में प्रभावित किया है इसने। 8वां पॉइंट है सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, यानी वर्ल्ड पे आर्मी यूरोपीय संघ के पास है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। ये हमने देख लिया कि वो यूरोपीय संघ को कैसे ताकतवर अपने आप को संगठन बनाता है। ये अगला पॉइंट है, यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु हथियार हैं, जिसके पास 550 परमाणु हथियार हैं। आंतरिक विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है, यानी टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी में मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा, वर्ल्ड रिलेशन पे 2nd नंबर पे आता है। अब इसमें देखेंगे यूरोपीय संघ की कमजोरियां और या सीमाएं, क्या कमजोरियां रही हैं अभी तक एक संगठन यूरोपीय संघ की संगठन की। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ थी। उदाहरण के लिए इराक पर हमले के मामले में देख लेते हैं आप। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया है। यूरोपीय संघ में कई सदस्य देश अमेरिकी संगठन में थे। यूरोपीय संघ के सदस्य देश उसे छोड़कर जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन 2016 में जो अब उसको छोड़ के जा चुका है। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये टॉपिक इतना ही है आप लोगों का जो 12th में है, इससे ज़्यादा कुछ बाहर से पूछने वाले नहीं हैं। अगला टॉपिक है आसियान। आसियान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का एक संगठन है जो अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने
बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बाद में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया को शामिल किया गया और इसकी सदस्यता संख्या 10 हो गई। यानी पहले 5 थे, उसके बाद इन लोगों ने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। बाद में इन 5 और देशों को मिला लिया गया, जिसमें से इनकी संख्या 10 हो गई। ये इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है। अब आसियान को बनाया क्यों गया, इसका क्या उद्देश्य रखा गया कि आसियान को यहाँ बनाया जाए। इसका पहला पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए एक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु इसको बनाया गया। इसका उद्देश्य रखा गया कि ये दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तेजी में लाएगा। न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया इसे। इसका उद्देश्य रखा गया आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों और सक्रिय सहयोग, पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया इसको। कृषि और उद्योग के अधिक सहयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन, संचार सुविधाओं को सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधारने में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। छठा पॉइंट है, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए इसका स्थापना की गई थी। ये 2 बुलेटिन एक्स्ट्रा है इसमें, जिसमें आसियान शैली देखेंगे हम। औपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करने के आसियान ने काफ़ी यश कायम किया, जिसे आसियान शैली कहा जाता है। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, आसियान शैली किसे कहे जाते हैं, तो इसकी परिभाषा हो गई। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ, इसके क्या स्ट्रक्चर के जो पिलर कहे जाते हैं, स्तंभ क्या रहे हैं, ये 3 हैं, जो प्रीवियस में पूछा गया था 6 नंबर में, और इतना ही आंसर लिखना होता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। जो सुरक्षा है, यानी आप टकराव होगी, ना जाने के लिए सहमति होगी, यानी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होना है। आसियान आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। तीसरा है इसका स्तंभ, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत, सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, ये 2 रेड पॉइंट हैं जो अक्सर 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ लिया था। 1994 में आसियान क्षेत्रीय संघ की स्थापना, यानी ARF, आसियान क्षेत्रीय संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य समस्त देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं में मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी FTA, फॉरेन मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है आसियान ने। ये आसियान का झंडा है, ये रेड है, ये साइड में रेड है, ये ऐसे बना हुआ है, फोटोकॉपी में साफ नहीं आया। ये चित्र दिए जाए, चित्र भी साथ साथ आप करते जाएं। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं, ये जो ऐसे ये दिख रहे हैं, ये वाले हिस्से, ये 10 बालियां हैं, पूरी 10 बालियां हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं ये बालियां। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धान में बंधे हुए हैं, यानी जो ये हिस्सा है
ये 10 देश ये आपस की एकता और मित्रता में बंधे हुए 10 बालियाँ 10 देशों को इंगित करती हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है, यानी जो ये है एरिया वो वृत्त वो एकता का प्रतीक है। ये टॉपिक एकता का प्रतीक है। अब आसियान अब अगला क्वेश्चन होता है आसियान विजय 2020 की मुख्य बातें क्या है, यानी आसियान 2020 में क्या बातें हुई थी जो आसियान को एक संगठन बनाती हैं। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका होने होगी जिसमें उसको विश्व में लोकप्रियता प्राप्त हो सके। टकराव के स्थान पर बातचीत को महत्व दिया जाएगा और इसी आधार पर कंबोडिया के टकराव को टाला गया था। ये एग्जाम्पल है। हरनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की समृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। आसियान विजय 2020 के तहत आसियान सुरक्षा समुदाय एक आसियान आर्थिक समुदाय तथा एक आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई है, जिसमें एक आर्थिक समुदाय बनाया जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बना जाएगा ताकि देशों के आर्थिक सामाजिक संस्कृति को सम्मान किया जा सके। पूर्वी एशिया सहयोग पर बातचीत जारी रखी जाएगी, इसलिए इसकी बैठक 1900 आसियान की उपयोगिता प्रासंगिकता हम देखते हैं। इसमें आसियान की उपयोगिता और प्रासंगिकता क्या रही है आज की दुनिया में, यानी 21वीं शताब्दी में या अभी तक की क्या उपयोगिता या क्या प्रासंगिकता रही है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। तीसरा पॉइंट है भारत ने आसियान के सदस्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2009 में भारत में आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है जो 2 जनवरी 2010 से लागू हुआ है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्ति और राजनीति और सुरक्षा समुदायों पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। यानी जो एशियाई देश हैं उसमें शक्ति, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर एक मंच उपलब्ध कराता है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है और पूर्ववर्ती तिमोर के संकट को संभाला है। अभी तक का 2018 में सिंगापुर में हुए 33वां आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। 70वें आसियान सम्मेलन शिखर में 12 नवंबर 2020 की वर्चुअल आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को सशक्तिकरण यानी मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए कि आसियान एक पावरफुल संगठन बने। आसियान देशों को आतंकवाद से छुटकारा दिलाना चाहिए, यानी एक पावरफुल बनाने के लिए आसियान देशों को आतंकवाद से छुटकारा दिला दो। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में पैदा होने वाली धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने के उपायों होने चाहिए, यानी जो इंडोनेशिया और मलेशिया में धार्मिक कट्टरपंथी चल रहे हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और उसे समाधान किया जाए ताकि एक आसियान आर्थिक शक्ति बन सके। आसियान में पैदा होने वाले आर्थिक मंदी को समाप्त करना चाहिए, जो आसियान देशों में आर्थिक मंदी चल रही है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। आसियान में क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता को दूर करना चाहिए। सुनामी जैसे समुद्री और प्राकृतिक आपदा से इस क्षेत्र में रक्षा की जानी चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसियान को अधिक से अधिक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आसियान अधिक भूमिका निभाए। ये टॉपिक एंड होता है यहीं पे, और अगले टॉपिक अगली वीडियो में होंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब, प्लीज़ वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।